नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं आज की सेशन में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन होने वाला है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। इसके साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइएगा। तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो राष्ट्रकूटों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो देवगिरी कह रहा है। नहीं मेरे भैया, तो राष्ट्रकूटों की राजधानी देवगिरी तो थी नहीं। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो तो मान्यखेत थी। ठीक है, क्या थी? तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी तो वो तो क्या थी? मान्यखेत थी। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पल्लवों की बात करेंगे, तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी मदुरई नहीं थी, बल्कि क्या थी? बल्कि कांचीपुरम थी। ठीक है, क्या थी? कांची जो है तो ये पल्लवों की राजधानी थी, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, यादवों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यादवों की राजधानी क्या है? मान्यखेत नहीं है, बल्कि क्या है? तो बल्कि देवगिरी है। ठीक है, क्या है? तो यादवों की राजधानी कहाँ पर है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? आप कह दोगे देवगिरी है। तो क्या हो जाएगा? सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी जो है वो पैठन या प्रतिष्ठान हुआ करती थी। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो डी आंसर कर देंगे, सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत के संगम जो काल है, संगम कालीन जो समाज है, उसके संदर्भ में आपको कुछ बातें कही गई हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला प्रश्न क्या, पहला कथन क्या है? पहला कथन कह रहा है कि उन्हें संगम काल के जो समाज था वहां के लोगों को दास प्रथा का ज्ञान नहीं था। वहां सती प्रथा जो है वो विद्यमान नहीं थी। उन्हें पवित्र विवाह सूत्र ताली का ज्ञान नहीं था। वहां स्त्रियों का राज्य सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। दक्षिण भारत के संगम काल के संदर्भ में आपको बताना है, संगम कालीन समाज के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो क्या आंसर हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। दूसरे प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन जल्दी से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। संगम काल में या संगम काल के लोगों को संगम कालीन समाज में दास प्रथा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? कौन सा एक स्तूप है जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे पुराना है? तो कौन सा स्तूप होगा? तो सांची का स्तूप सबसे पुराना है, भरहूत का स्तूप सबसे पुराना है, पिपरहवा का स्तूप सबसे पुराना है, या फिर अमरावती का स्तूप सबसे पुराना है? तो सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? क्या आंसर कर दोगे? तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सबसे प्राचीनतम जो आपको स्तूप देखने को मिल रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पिपरहवा का स्तूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर? तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो नेपाल की सीमा के निकट अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? तो बस्ती जिले में। ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आपको ये पिपराहवा स्तूप देखने को मिलेगा और ये सबसे प्राचीन। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। साहित्यिक कृति सिलप्पदिकारम का नायक कौन है? बताइएगा। तो ये एक संगम कालीन अगर हम लोग बात करेंगे रचना है। रचना का नाम क्या है? तो रचना का जो नाम है, जो ये एक संगम कालीन पुस्तक है जिसका नाम है सिलप्पदिकारम। ठीक है, तो इस पुस्तक के नायक कौन है? तो करिकाल है, सेन गुटवन चेर है, नेडू जेलियन है, या फिर राज राज प्रथम है? क्या आंसर करोगे? चौथे प्रश्न का आंसर करिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो सिलप्पदिकारम नामक जो ये पुस्तक है, इसमें नायक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सेन गुटवन चेर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर कर दोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। कनिष्क के द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा में
बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश किसने तैयार किया था? आपको पता है कनिष्क के समय में क्या हो रहा है, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हो रहा है। ठीक है, संगीत का मतलब क्या होता है? संगीत का मतलब होता है सम्मेलन से। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हो रही है। कहाँ पर हो रही है? तो कश्मीर में हो रही है, कुंडलवन। ठीक है, कश्मीर में हो रही है। कहाँ पर होगी? तो कश्मीर में कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हो रही है। किसके समय में हो रही है? तो कनिष्क के समय में हो रही है। और इस बौद्ध संगीत में अगर हम लोग बात करेंगे, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जो चौथी बौद्ध संगीति है, इस बौद्ध संगीत में अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो क्या आंसर करोगे? तो आप कहोगे वसुमित्र जो है वो अध्यक्षता कर रहे हैं। और उपाध्यक्षता कौन कर रहे हैं? चौथी बौद्ध संगीत में उपाध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो आप आंसर करोगे अश्वघोष कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो उपाध्यक्ष जो है वो है अश्वघोष हैं। और अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र हैं। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हो रही है। और इस चौथी बौद्ध संगीत में अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म पर क्या किया गया? एक विश्वकोश तैयार किया गया। किस नाम से तैयार किया गया? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, महाविभास कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? तो महाविभास नाम से एक विश्वकोश तैयार किया गया था चौथी बौद्ध संगीत में। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किसने काठियावाड़ में एक बृहद कृत्रिम झील का पुनर्निर्माण कराया था? बताइएगा। तो काठियावाड़ में अगर हम लोग बात करेंगे, काठियावाड़ का मतलब कहाँ पर? काठियावाड़ का मतलब है गुजरात में। तो गुजरात में किसने एक कृत्रिम झील का निर्माण कराया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन, कनिष्क या फिर नहपान? देखो जो ये सुदर्शन झील, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो काठियावाड़ में क्या हो रहा है? तो एक सुदर्शन झील थी। ठीक है, क्या था? तो सुदर्शन झील थी। और इस सुदर्शन झील का अगर आपसे निर्माण पूछा जाए कि निर्माण किसने कराया था, तो आप आंसर क्या करोगे? तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसके द्वारा करवाया था? तो पुष्यगुप्त के द्वारा। पुष्यगुप्त कौन है? तो ये सौराष्ट्र में, गुजरात में अगर हम लोग बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे। और इनके द्वारा क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं। आगे चल करके क्या होता है? अशोक के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक के समय में इस झील का फिर से पुनर्निर्माण कराया जाता है। दोबारा से क्या होगा? पुनर्निर्माण होगा। किसके द्वारा? तो तुषास्प के द्वारा। याद रखेंगे किसके द्वारा? तो अशोक के समय में तुषास्प के द्वारा क्या हो रहा है? इस झील का निर्माण हो रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो रुद्रदामन के समय में, ठीक है, शक राजा रुद्रदामन के समय में एक बार फिर से क्या हो रहा है? इस झील का पुनर्निर्माण हो रहा है। किसके द्वारा? तो सुविशाख के द्वारा। रुद्रदामन क्या कर रहे हैं? तो इसका पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। सुविशाख के द्वारा क्या करेंगे? तो इसका पुनर्निर्माण करवाएंगे। और फिर आगे चल करके ये जो सुदर्शन झील है इसका एक बार और पुनर्निर्माण होगा। अब की बार कौन पुनर्निर्माण करवा रहा है? तो स्कंदगुप्त करवा रहे हैं। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन करवा रहे हैं? तो स्कंदगुप्त करवा रहे हैं। और किसके द्वारा करवाएंगे? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? तो दो लोगों के नाम मिलते हैं, एक तो है पर्णदत्त और दूसरे कौन है? दूसरे पर्णदत्त के बेटे हैं चक्रपालित। तो दो लोगों का नाम याद रखिएगा, पर्णदत्त और चक्रपालित के माध्यम से स्कंदगुप्त क्या करते हैं? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो आपसे प्रश्न यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके द्वारा? तो पुष्यगुप्त के द्वारा, अशोक ने तुषास्प के द्वारा, रुद्रदामन ने सुविशाख के द्वारा और स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त और चक्रपालित के द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। अब यहाँ पर दिए गए अगर ऑप्शन अगर हम लोग बात करेंगे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन दिया गया गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन, कनिष्क और नहपान। तो किसने कराया? तो आप आंसर क्या कर दोगे? आप रुद्रदामन को कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी, रुद्रदामन ने, ठीक है, सुविशाख के माध्यम से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था जो कि काठियावाड़ में स्थित है। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। बेसनगर विदिशा स्तंभ लेख में किस ग्रीक शासक का उल्लेख मिलता है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो बेसनगर विदिशा स्तंभ लेख में किस ग्रीक शासक का उल्लेख मिलता है? तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनानी राजा है, ठीक है, क्या नाम है? तो अगर हम लोग यूनानी राजा है, यूनानी राजा का नाम क्या है? तो यूनानी राजा है एंटियाल कीट्स, ठीक है, क्या नाम है? तो एंटियाल कीट्स नाम है, ठीक है। यूनानी राजा कौन है? तो एंटियाल कीट्स हैं। और इनका राजदूत, यूनानी राजा एंटियाल कीट्स का राजदूत, राजदूत का नाम क्या है? क्या करोगे? तो राजदूत का नाम है हेलियोडोरस, ठीक है, क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, हेलियोडोरस नाम है। तो यूनानी राजा है
एंटियालकिड्स और इनका राजदूत है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का क्या होता है? हेलियोडोरस का आपको गरुड़ स्तंभ लेख मिलता है। कौन सा लेख मिलता है? तो हेलियोडोरस का आपको गरुड़ स्तंभ लेख मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? तो यही बेसनगर विदिशा से मिलता है। याद रखेंगे कहाँ से? तो ये जो गरुड़ स्तंभ लेख है ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको विदिशा से मिलता है। ठीक है, हेलियोडोरस की बात करेंगे। एंटियालकिड्स यूनानी राजा है और इनका एक राजदूत है हेलियोडोरस, और इसका गरुड़ स्तंभ लेख आपको विदिशा से मिलता है। और इस गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। क्या होते हैं? तो भागवत धर्म के अगर हम लोग बात करेंगे तो भागवत धर्म के प्राचीनतम प्रमाण आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो भागवत धर्म के प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे? तो आपको बेसनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ से लेख से मिलता है। और ये लेख किसका है? हेलियोडोरस का है। और हेलियोडोरस कौन था? तो यूनानी राजा एंटियालकिड्स का राजदूत था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, एंटियालकिड्स कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे? तो शांतिनाथ थे, श्रीकर पंडित थे, उद्योतकर थे, या फिर पूर्ण कश्यप थे। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय जो होता था ये लोग क्या करते थे? पाशुपत संप्रदाय वाले जो होते थे तो ये भगवान शिव की उपासना किया करते थे। ठीक है, क्या करते थे? तो अगर हम लोग पाशुपत जो संप्रदाय की बात करेंगे तो ये लोग क्या होते थे? तो ये लोग शैव मतानुयायी हुआ करते थे। शैव अनुयायी हुआ करते थे, भगवान शंकर की पूजा करते थे। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आप क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, श्रीकर पंडित को कर दोगे। किसको कर दोगे? तो आप ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर दोगे। किसको? श्रीकर पंडित को कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। बताओ क्या हो जाएगा? अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भागवत धर्म के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो आप आंसर करोगे बेसनगर स्तंभ लेख विदिशा। वही बेसनगर विदिशा से जो आपको क्या हो रहा है? बेसनगर विदिशा से आपको मिल रहा है कौन सा स्तंभ लेख? तो आप आंसर करोगे तो गरुड़ स्तंभ लेख मिल रहा है। ठीक है, कौन मिल रहा है? तो गरुड़ स्तंभ लेख मिल रहा है। और ये स्तंभ लेख किसका है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे हेलियोडोरस का है। ठीक है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख है। और इसी से आपको भागवत धर्म के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलेंगे। और किसका ये राजदूत है? तो क्या नाम है? याद है ना, अभी बताया था आप लोगों को, यूनानी राजा है और राजा का नाम क्या है? एंटियालकिड्स है। ठीक है, क्या है? तो राजा का नाम है एंटियालकिड्स नाम है। ठीक है, तो इन्हीं का राजदूत था हेलियोडोरस, जिसका आपको गरुड़ स्तंभ लेख मिलेगा। और इसी स्तंभ लेख से भागवत धर्म के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। सही कालानुक्रम आपको बताना है। आपको 4 किताबों के नाम दिए गए हैं और आपको क्या करना है? तो आपको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा? चलो फटाफट से भी लोग आंसर करना। तो 10वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको 4 किताबों के नाम दिएगा और आपको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो करेक्ट आंसर क्या करोगे? आप ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। सबसे पहले क्या होगा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो आपको पता है अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की पुस्तक है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो पाणिनि की पुस्तक है। बुद्ध चरित अगर हम लोग बात करेंगे अश्वघोष की पुस्तक है। मेघदूत कालिदास की पुस्तक है। और कथा सरित सागर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सोमदेव की पुस्तक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन संख्या बी है ये जो है इसका जो क्रम है वो सही होगा। ठीक है, किताबों के पुस्तकों के लेखकों के भी नाम आप याद रखेंगे। अष्टाध्यायी की अगर हम लोग बात करेंगे तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो अष्टाध्यायी आप कहोगे, ठीक है, पाणिनि की पुस्तक है। किसकी? तो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक, इसके बाद किसका नंबर आता है? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अगर आपसे पूछ ले कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे अश्वघोष है। ठीक है, कौन है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष है। ठीक, मेघदूत की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेघदूत जो है ये कालिदास की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, क्या कर दोगे? तो कालिदास की पुस्तक मेघदूत है। कालिदास गुप्त काल के थे। और कथा सरित सागर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक सोमदेव है। ठीक है, कौन है? तो सोमदेव जो है कथा सरित सागर के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। श्रीगुप्त ने कहां पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? तो श्रीगुप्त कौन है? तो श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं। और इन्होंने चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए, जो चीनी यात्री भारत में आ रहे हैं उनके लिए क्या करते हैं? तो एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। कहां पर? पुरुषपुर, मृगशिखवन, तक्षशिला या फिर लुम्बिनी वन। जल्दी से बताओगे कहां पर ये निर्माण करवा रहे हैं? फटाफट से भी लोग आंसर करते चलिएगा।
तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो श्रीगुप्त ने चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था। और कहाँ पर कराएंगे, तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे मृग सिखवन में। ठीक है, कहाँ पर, तो आप आंसर कर दोगे मृग सिखवन। मृग सिखवन का दूसरा नाम क्या है, तो मृग सिखवन का दूसरा नाम नालंदा है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, तो नालंदा को ही मृग सिखवन के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर नालंदा में मृग सिखवन में श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिए जो चीनी बौद्ध यात्री हुआ करते थे उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, तो श्रीगुप्त इस गुप्त वंश के पहले राजा हैं। ठीक है, और याद रखिएगा श्रीगुप्त क्या है, तो श्रीगुप्त की अगर संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो श्रीगुप्त के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि श्रीगुप्त पहले राजा हैं जो क्या करते हैं, श्रीगुप्त पहले राजा हैं जो क्या कर रहे हैं, जो महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीगुप्त पहले राजा हैं जो क्या कर रहे हैं, जो महाराज की उपाधि धारण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं मिले हैं। दक्कन के सातवाहनों ने सिक्के जो है शीशे के सिक्के ढलवाए। गुप्त शासकों ने रूपक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन के द्वारा आरंभ किया गया। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा, बल्कि हिंद यूनानी राजाओं के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो हिंद यूनानी राजाओं के द्वारा। ठीक है, हिंद यूनानी या फिर इन्हीं को आप कहोगे इंडो ग्रीक राजा, हिंद यूनानी या फिर इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा क्या किया गया था, हिंद यूनानी राजा या इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन शुरू कराया गया। तो ऑप्शन संख्या डी जो है ये गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से गुप्त काल से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही, कौन से गुप्त काल से संबंधित है। जल्दी से बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो कालिदास, भारवी, भास। ऊंट के आधार पर आपको आंसर करना है, बताइएगा केवल एक और दो, दोनों, दो और तीन, एक दो तीन, क्या आंसर कर देंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ये तीन के तीनों, कालिदास की अगर हम लोग बात करते हैं, कालिदास हो गए, भारवी हो गए और भास हो गए, तो ये तीन के तीनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में ये तीन के तीनों लेखक हमको देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी कर दोगे, एक दो तीन सभी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो लोग भी जुड़ जाए, उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो फटाफट बताइएगा, मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है। मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, गीत गोविंद या फिर कर्पूर मंजरी, क्या आंसर कर दोगे, तो करेक्ट आंसर आप करोगे ऑप्शन संख्या बी करोगे, मुद्रा राक्षस। किसकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, तो आप आंसर कर दोगे विशाख दत्त। ठीक है, किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस और इससे मौर्य काल के विषय में हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम अगर आपसे पूछ ले किसकी पुस्तक है तो आप आंसर करोगे शूद्रक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, तो शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम है। गीत गोविंद अगर आपसे पूछ ले किसकी पुस्तक है तो आप कहोगे जयदेव की पुस्तक है। किसकी, तो जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। कर्पूर मंजरी अगर आपसे पूछ ले तो आप किसकी पुस्तक बताओगे, तो आप कहोगे राजशेखर की पुस्तक है। किसकी, तो राजशेखर की पुस्तक है कर्पूर मंजरी। तो लेखकों के नाम भी आप जरूर याद रखेंगे, आपसे पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मौर्य काल के विषय में जो जानकारी मिल रही है वो विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से मिलती है। ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। आगे बढ़िएगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक शिलालेख की प्राप्ति होती है, बताइएगा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से आपको शिलापट्ट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, शिलालेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर धौलावीरा, क्या आंसर करोगे। 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करिएगा। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जहां से आपको शिलापट्ट या फिर शिलालेख की प्राप्ति हो रही है, क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर आपको, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो गुजरात में देखने को मिलेगा। इसका अर्थ क्या होता है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं होता है। ठीक है, क्या होता है, तो सफेद कुआं होता है धौलावीरा का अर्थ, गुजरात में स्थित है।
एकमात्र नगर है जो क्या हो रहा है, जो 3 भागों में बटा है। ठीक है, क्या है, धौलावीरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर है। ठीक है, क्या है, तो 3 भागों में विभाजित एक मात्र नगर कौन सा है, तो धौलावीरा है। ठीक है, बाकी सारे नगरों की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी सारे नगर क्या होते थे, 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन धौलावीरा जो कि गुजरात में, जिसका अर्थ सफेद कुआं है, ये एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। और एक बात याद रखेंगे कि ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल भी चुना गया। धौलावीरा को क्या किया गया, तो भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल चुना गया। ठीक है, धौलावीरा को भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल चुना गया है। और यहां से आपको क्या हो रहा है, तो शिलापट्ट के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के प्रमाण आपको कहां से प्राप्त होते हैं? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने का प्रमाण मिलता है? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर रंगपुर? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, क्या आंसर करोगे आप लोग? एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के प्रमाण। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जुते हुए खेत के प्रमाण। ठीक है, क्या हो रहा है, तो जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण। और क्या हो जाएगा, और कच्ची ईंटों के मकान। ठीक है, क्या होगा, तो कच्ची ईंटों के मकान आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो ये सभी साक्ष्य जो है आपको देखने को मिल रहे हैं कहां से, तो कालीबंगा से। ठीक है, कहां से, तो कच्ची ईंटों के मकान, जुते हुए खेत के प्रमाण, एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के प्रमाण, ये सब आपको कालीबंगा से देखने को मिलेंगे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा किस राज्य में है, तो आप आंसर करोगे कहां पर है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, कहां पर है, तो राजस्थान में है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्घर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, तो राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से एक साथ 2 फसलों को उगाए जाने के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, कच्ची ईंटों के मकान, ये सब प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपको कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको क्या किया गया, कुछ प्रमुख स्थल हैं वो दिए गए हैं और कोट के आधार पर आपको सही मिलान करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कांसे की नर्तकी, फारस की खाड़ी की मुद्रा, धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति, अग्निवेदिका की श्रृंखला। तो क्या आंसर करोगे, जल्दी से बताइएगा। कोट के आधार पर आप लोगों को मिलान करना है। तो देखो, कांसे की नर्तकी की अगर हम लोग मूर्ति की बात करेंगे तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिल रही है। ठीक है, पहले का तीसरा हो जाएगा। फारस की खाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो फारस की खाड़ी आपको कहां पर मिल रही है, तो आप आंसर कर दोगे फारस की खाड़ी की मुद्रा जो है ये आपको लोथल से मिल रही है। तो पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन संख्या डी दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक जो आकृति है ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी हड़प्पा में। ठीक है, कहां पर, तो ये आपको हड़प्पा में देखने को मिल जाएगी। और अग्निवेदिकाओं की जो श्रृंखला है, अग्निवेदियां, अग्निकुंड जो है ये आपको कहां पर, कालीबंगा में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो 3, 2, 1, 4, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिका के साक्ष्य मिले, बताइएगा। तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां पर शवों को दफनाने के लिए लकड़ी के संदूक मिले हैं। ठीक है, क्या होगा, काष्ठ पेटिका का मतलब क्या है कि लकड़ी के ताबूत या फिर संदूक कह सकते हो। ठीक है, शवों को दफनाने के लिए क्या हुआ है, तो लकड़ी के ताबूत मिले हैं। ठीक है, बताइएगा क्या आंसर होगा, तो हड़प्पा कहोगे, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। ठीक है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां पर शवों को दफनाने के लिए लकड़ी के ताबूत मिले हैं। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, हड़प्पा से। ठीक है, क्या हो जाएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा की खोज कब हो रही है, तो 1921 में हो रही है। कौन कर रहे हैं, तो दयाराम साहनी कर रहे हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी कर रहे हैं। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो आप आंसर करोगे रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। 1921 में दयाराम साहनी इसकी खोज कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? भारतीय
गणितीय लेखन से संबंधित जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपको कहाँ से मिल रहे हैं? आरण्यक से मिल रहे हैं, कल्प सूत्र से मिल रहे हैं, निरुक्त से मिल रहे हैं या फिर सुल्व सूत्र से मिल रहे हैं। क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी, सुल्व सूत्र जो है, तो ये क्या हो रहा है? तो ये अग्नि वेदिकाओं को बनाने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यामितीय सिद्धांत से गणितीय लेखन से संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, कौन सा? तो सुल्व सूत्र। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। तो एक तरफ आपको महाजनपदों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनकी राजधानी की दी गई है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो श्रावस्ती अगर हम लोग बात करेंगे तो कौशल की राजधानी है, ये बात तो बिल्कुल एकदम ठीक है। राजगृह अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध की राजधानी, ये बात भी बिल्कुल एकदम ठीक है। वैशाली अगर हम लोग बात करेंगे तो वैशाली जो है चेदी की राजधानी नहीं, ये गलत है और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आपको गलत ही बताना था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? तो यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो वज्जी महाजनपद था। ठीक है, कौन सा? तो वज्जी महाजनपद था और वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वैशाली है। ठीक है, क्या है? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? वैशाली है। और अगर हम लोग चेदी महाजनपद की बात करेंगे, ठीक है, किसकी? अगर हम लोग चेदी महाजनपद की बात करते हैं तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे सूक्तमती होता है। ठीक है, क्या है? तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे सूक्तमती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, और उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी थी। ये सब सभी सही है। ऑप्शन संख्या जो सी है, चेदी की राजधानी क्या होगी? सूक्तमती होगी और वज्जी वैशाली हो जाएगा। तो ये ऑप्शन संख्या सी सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के शिष्य थे, एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे, बुद्ध के एक गुरु थे या फिर एक जैन उपासक थे। अलार कलाम कौन थे? तो देखो अलार कलाम के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सांख्य दर्शन के एक गुरु थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सांख्य अगर हम लोग बात करेंगे तो सांख्य दर्शन के क्या है? आचार्य हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के एक आचार्य हैं और ये महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरुओं में से एक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले महात्मा बुद्ध जो है वो अलार कलाम के पास ही जाते हैं। ठीक है, अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, लेकिन बाद में चीजें समझ में नहीं आती है और फिर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध जो है इनका साथ छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये बुद्ध के प्रारंभिक गुरुओं में से एक थे, सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे, अलार कलाम। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अनेकांतवाद का संबंध किससे? शैव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, यहूदी धर्म से। अनेकांतवाद, जल्दी से बताइएगा, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? चलो फटाफट से भी मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे। क्या हो जाएगा? अनेकांतवाद का संबंध किससे? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर करोगे जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किससे? तो जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अग्निमित्र किस वंश के राजा थे? बताइएगा क्या हो जाएगा? अग्निमित्र, देखो कालिदास की एक पुस्तक है। ठीक है, कालिदास की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, क्या नाम है? तो मालविकाग्निमित्रम, याद रखिएगा। कालिदास की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? मालविकाग्निमित्रम। और ये जो पुस्तक है वो किसके ऊपर? तो वो अग्निमित्र के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? मालविका और अग्निमित्र के ऊपर लिखी गई है, कालिदास की एक पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। तो यहाँ पर आपसे यही पूछ रहा है कि अग्निमित्र जो है ये किस वंश के राजा थे? पाल वंश के, गुप्त वंश के, शिशुनाग वंश के या फिर शुंग वंश से? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, शुंग वंश के। किस वंश के? तो अग्निमित्र जो है ये शुंग वंश के राजा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर जवालोपनिषद में? यम और नचिकेता का संवाद आपको किस उपनिषद में मिलता है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, कठोपनिषद में। ठीक है, कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऊंट की हड्डियां किस स्थल से प्राप्त होती हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? ऊंट की हड्डियां आपको किस स्थल से प्राप्त होती है? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा से, लोथल से, हड़प्पा से या फिर रोपड़ से? ऊंट की हड्डियां आपको किस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से
प्राप्त होती हैं। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या कर दोगे ए। ठीक है, क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। देखो ऊंट कहाँ पर आपको मिलते हैं? ऊंट आपको रेगिस्तान में मिलते हैं। और रेगिस्तान आपको कहाँ पर मिलेगा? तो रेगिस्तान आपको मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। और अगर हम लोग राजस्थान में बात करेंगे तो कौन सा स्थल है? तो कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो क्या हो जाएगा? ऊंट की हड्डियां आपको कालीबंगा से मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? बताइएगा, संगम साहित्यों की रचना किस भाषा में हुई है? तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में या फिर कन्नड़ में? जल्दी से बताना, संगम साहित्यों की रचना किस भाषा में की गई है? क्या आंसर करेंगे? 26वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या करोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, तमिल में। ठीक है, संगम साहित्यों की रचना किस भाषा में की गई है? तमिल भाषा में की गई। ऑप्शन संख्या बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बताइएगा। आज ही के सेशन में इस प्रश्न का मैंने आंसर बताया था आप लोगों को। ठीक है, अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर पाओगे। मैंने बुद्ध चरित्र के लेखक का नाम आज के ही सेशन में आप लोगों को बताया था। क्या आंसर करोगे? नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, भद्रबाहु। क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे अश्वघोष। ठीक है, क्या करोगे? तो अश्वघोष जो है ये बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाओगे। ठीक है, नागार्जुन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। और नागार्जुन जो है तो ये शून्यवाद के प्रतिपादक है। ठीक है, क्या है? तो शून्यवाद की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो शून्यवाद के प्रतिपादक है। ठीक है, कौन है? नागार्जुन है। और इनको भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। ऋग वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या बताइएगा? तो ऋग वैदिक काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइएगा ऋग वैदिक काल की विशिष्ट विशेषता क्या है? जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो पशुपति पूजा होगा, मातृदेवी पूजा होगा, त्रिमूर्ति पूजा होगा या फिर प्रकृति पूजा होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा। ऋग वैदिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता। तो देखो, अगर आप लोग पशुपति पूजा और मातृदेवी की पूजा की बात कर रहे हो तो ये दोनों जो चीजें हैं ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या हो रहा है? तो आपको पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हो रही है और मातृदेवी की पूजा देखने को मिल रही है। आपको कहाँ पर? ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। ऋग वैदिक सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकृति पूजा जो है विशिष्ट विशेषता है। क्या है? प्रकृति पूजा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की? अच्छा देखो, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे दीन इलाही धर्म पूछे, दीन इलाही धर्म जो है ये भी अकबर ने शुरू किया है। तो अगर आपसे इलाही धर्म की बात करें, दीन इलाही जो ये धर्म है, तो अगर धर्म की बात करेगा तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 1582 में। ठीक है, कब? 1582 में दीन इलाही धर्म शुरू कर रहा है। लेकिन अगर आपसे दीन इलाही संवत अगर आपसे पूछेगा तो संवत के लिए आप आंसर क्या करोगे? तब आप आंसर करना 1583 में। ठीक है, कब? तो 1583 में अकबर ने क्या किया? दीन इलाही संवत की शुरुआत की। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। बताइएगा, इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन है? केशव चंद्र सेन है, मोहम्मद अली जिन्ना है, देवेंद्र नाथ टैगोर है या फिर मोतीलाल नेहरू है? इंडियन मिरर नामक पत्रिका के संपादक कौन है? क्या आंसर करोगे? अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली टू डेली मिलती रहती है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक देवेंद्र नाथ टैगोर है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।